हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 पेपर 2 में आने वाले हिंदी के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसकी व्याख्या। और आज इस क्लास में ज़्यादातर हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास से आपके पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए ज़रूर ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, चंदान के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा कुतुबन, तीसरा मंझन और चौथा मुल्ला दाऊद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चंदायन को हिंदी प्रेम आख्यान काव्य का प्रथम ग्रंथ माना है, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आप लोग जानते हैं, पद्मावत है। कुतुबन की रचना है मृगावती, ठीक है, मृगावती। और मंझन की रचना है मधुमालती, मधुमालती, ठीक है। ये सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, दूसरा शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, या तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। तो किसके नाम पर किया गया द्विवेदी युग का नामकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। और द्विवेदी युग का कार्यकाल कितना था? तो 1900 से 1918 तक, ठीक है। 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग का कार्यकाल है, या समय सीमा कह सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 और 2 दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट है। हिंदी के सभी प्रश्न उसमें करवाए गए हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ। कमेंट में अपने आंसर लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपका एग्ज़ाम नज़दीक ही है। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। पहला ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, दूसरा मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, और चौथा श्रीधर पाठक में। तो छायावाद प्रवृत्ति की वैसे तो पहली अगर रचना मानेंगे तो जयशंकर प्रसाद जी की झरना को माना जाता है, ठीक है। झरना जयशंकर प्रसाद जी की 1918 में आई थी ये, पर ये ऑप्शन में ही नहीं है जयशंकर प्रसाद, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, क्योंकि इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता उच्छ्वास, क्या है, उच्छ्वास प्रकाशित हुई 1920 में, ठीक है। इसलिए सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। जो 7 कवियों का संग्रह था प्रयोगवाद में, उसका सही नाम क्या था? पहला ऑप्शन पहला तार सप्तक, दूसरा प्रथम तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, या चौथा तार सप्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार सप्तक, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें 7 नए नए कवियों के भिन्न भिन्न विचारों को एक जगह एक ही पत्रिका में एकत्रित किया गया था, और ये सारे कवि प्रयोगवाद के थे। और इसका संकलन किसने किया था? अज्ञेय जी ने, ठीक है। अज्ञेय जी की पत्रिका थी ये, और प्रकाशित कब हुई थी? 1943 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? पहला ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, दूसरा मोहनदास नैमिष राय, तीसरा जयप्रकाश करदम, चौथा शिवराज सिंह बैचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास नैमिष राय। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा मोहनदास नैमिष राय जी की है, और इसका प्रकाशन हुआ 1995 में, और ये दलित समाज की पहली आत्मकथा मानी जाती है, ठीक है। हिंदी साहित्य में पहली दलित आत्मकथा कह सकते हैं, ठीक है, पहली दलित आत्मकथा।
अपने अपने पिंजरे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इदन्नमम रचना किसकी है? पहला ऑप्शन ममता कालिया, दूसरा मन्नू भंडारी, तीसरा है चित्रा मुग्दल या चौथा मैत्रेय पुष्पा। तो इदन्नमम किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेय पुष्पा। ठीक है, मैत्रेय पुष्पा जी की रचना है इदन्नमम। आगे बढ़ते हैं, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? पहला ऑप्शन 100 अजान और एक सुजान, दूसरा धूर्त रसिक लाल, तीसरा निस्सहाय हिंदू, चौथा श्यामा स्वप्न। तो बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है 100 अजान एक सुजान। ठीक है, 100 अजान एक सुजान। इनके और भी उपन्यास हैं, जैसे नूतन ब्रह्मचारी, बहुत महत्वपूर्ण है, नूतन ब्रह्मचारी महत्वपूर्ण रचना है बालकृष्ण भट्ट जी के उपन्यास। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। गोदान उपन्यास बहुत फेमस उपन्यास है प्रेमचंद जी का। तो इसमें कैसे कसावट में कमी आई है? पहला ऑप्शन बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, दूसरा शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, तीसरा है दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, चौथा है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से गोदान की कथा वस्तु में कसावट में कमी आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? पहला ऑप्शन है रामचंद्रिका, दूसरा कवि प्रिया, तीसरा रसिक प्रिया या चौथा रतन बावनी। ये चारों ही रचनाएं केशवदास जी की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, और इसमें जो वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों में विविधता में भटक गई है वो रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका एक राम काव्य है और ये प्रकाशित हुई थी 1601 ईस्वी में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही सूत्र किसका है? पहला ऑप्शन है भरत मुनि, दूसरा कुंतक, तीसरा वामन, चौथा क्षेमेंद्र। तो ये सूत्र किसका है? ये सूत्र है भरत मुनि का। ठीक है, भरत मुनि का सूत्र है। भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं और इन्होंने रस निष्पत्ति का सबसे पहले व्याख्या की थी। और कितने रस बताए थे? 8 रस। तो 9 रसों में से इन्होंने कौन सा रस नहीं माना है? वो है शांत रस। ठीक है, और भरत मुनि की रचना क्या है? नाट्यशास्त्र। इम्पोर्टेंट है नाट्यशास्त्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए? पहला व्याकरण का ज्ञान होना, दूसरा हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, तीसरा शुद्ध उच्चारण कराना या चौथा उपरोक्त सभी। तो आदर्श हिंदी शिक्षक में क्या होना चाहिए? ये सभी बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, चौथा वाला राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। पहला ऑप्शन कक्षा अभिनय प्रणाली, दूसरा रंगमंच प्रणाली, तीसरा अर्थबोध प्रणाली या चौथा व्याख्या प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि हो जाएगी कक्षा अभिनय प्रणाली। ठीक है, छोटे बच्चों को कक्षा में अभिनय के द्वारा नाटक शिक्षण कराया जाना उपयुक्त विधि होती है। अगला प्रश्न है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? पहला ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा गोस्वामी तुलसीदास, तीसरा सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञे,
चौथा मुक्तिबोध। तो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हो जाएंगे गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? रामचरितमानस। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में दंतव्य वर्ण है। पहला ऑप्शन है ट, दूसरा त, तीसरा च या चौथा उ। तो दंतव्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला ता वर्ण क्या है? दंतव्य है। और जो टा वर्ण है ये क्या है? ये मूर्धन्य है। ठीक है, मूर्धन्य है। ता हमने बताया दंतव्य है। चा क्या है? चा तालव्य है, तालव्य वर्ण है। और ऊ हो जाएगा ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन है ऊंट, दूसरा दुग्ध, तीसरा काठ और चौथा काम। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला, दुग्ध। ठीक है, दुग्ध तत्सम शब्द है। ऊंट का तत्सम क्या हो जाएगा? उष्ट्र, उष्ट्र। ऊंट का तत्सम होता है उष्ट्र। दुग्ध क्या है? दूध का तत्सम है। काठ का तत्सम हो जाएगा काष्ठ, काष्ठ। और काम का तत्सम हो जाएगा कार्य। ठीक है, कार्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। पहला ऑप्शन है वक्त, दूसरा वरक, तीसरा वक्र या चौथा वर्ग। तो इनमें से कौन सा हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला वर्ण है? ठीक है, तो बताइए। तो हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला के अनुसार ही शब्द रखे जाते हैं। तो इनमें से वा तो सभी ऑप्शन में है, तो वा को छोड़ देंगे। फिर अब उसके नेक्स्ट वाला वर्ण लेंगे। जैसे पहले में क्या है? क है, पहले में क है, दूसरे में र है, तीसरे में भी क है और चौथे में र है। ठीक है, तो इसमें अब वा तो सब में था, तो वा के बाद जो आएगा क आएगा। तो का भी दो ऑप्शन में है, पहले में और तीसरे में। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन तो बाद में आएंगे। अब इसमें का के बाद पहले ऑप्शन में ता आया है और दूसरे वाले में रा आया है। तो पहले ता आता है या रा आता है? तो पहले ता आता है, यानी पहला वाला ऑप्शन ही हिंदी शब्दकोश में पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला आएगा। ऐसे ही शब्दकोश में शब्द देखे जाते हैं। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, वक्त। अगला प्रश्न है मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो पहला ऑप्शन है मुमुक्षा, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा मुमूर्षु, चौथा है मुमूर्षा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमुक्षु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? पहला ऑप्शन अ, दूसरा आहा, तीसरा आ या चौथा आ। तो अंग आता है शब्दकोश में आ वर्ण के बाद। ठीक है, तीसरा वाला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। पहला ऑप्शन कृतघ्न, दूसरा उपकारी, तीसरा कृतज्ञ, चौथा अपकारी। तो उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न हो जाएगा उपकार ना मानने वाला, और उपकार को मानने वाला हो जाता है कृतज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न है ताजमहल का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? पहला शिल्पकला का, दूसरा मूर्तिकला, तीसरा चित्रकला या चौथा स्थापत्य कला। तो ताजमहल क्या है? ना तो शिल्पकला है, ना मूर्तिकला, ना चित्रकला, ये क्या है? स्थापत्य कला। तो ताजमहल क्या है? स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है।
अगला प्रश्न है, व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है? क्या बना देती है? पहला ऑप्शन दुविधा, दूसरा सुविधा, तीसरा विविधा या चौथा अविधा। तो व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है? दुविधा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, दुविधा। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पहला का, दूसरा इक, तीसरा आक या चौथा अक। तो लेखक शब्द कैसे बना है? लिख प्लस अक से। ठीक है, तो लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक प्रत्यय। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? पहला ऑप्शन सोउद्देश्यता, दूसरा है उपयुक्तता, तीसरा अशुद्धता या चौथा क्रमबद्धता। तो इनमें से सभी पाठ्य पुस्तक के गुण हैं, बस तीसरा वाला क्या है? अशुद्धता। ये गुण नहीं है, अवगुण है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? पहला ऑप्शन मैत्री पुष्पा, दूसरा मृदुला गर्ग, तीसरा कृष्णा सोबती या चौथा प्रभा खेतान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान। ये प्रभा खेतान जी की रचना है, अन्य से अनन्या। यह इसकी विधा क्या है? ये प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पंक्ति है, फूले कांस सकल महिछाई, जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा रूपक या चौथा श्लेष। तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ भी जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु शब्द आए पंक्ति में, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं, अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। इस किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? पहला ऑप्शन है देव, दूसरा बिहारी, तीसरा रसलीन या चौथा मतिराम। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये हैं रसलीन जी की पंक्तियां। और ये कौन से काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के, रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं रसलीन जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी के में किसका जीवन चरित्र है? पहला ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा भगत सिंह या चौथा जैनेन्द्र। तो ये किसकी जीवनी है? ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी, आवारा मसीहा। और इसे लिखा किसने है? रचयिता है विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है आवारा मसीहा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन शेखर जोशी, दूसरा उषा प्रियंबदा, तीसरा उदय प्रकाश या चौथा ज्ञान रंजन। तो ये कहानी किसकी है? ये है ज्ञान रंजन की कहानी, पिता। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा रामचंद्र शुक्ल या चौथा नगेंद्र। तो हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? पहला ऑप्शन नरेंद्र शर्मा, दूसरा हरिवंश राय बच्चन, तीसरा बालकृष्ण शर्मा नवीन या चौथा भगवती चरण वर्मा। तो ये पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा जी की। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ये हो गए हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट। और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे आपको हिंदी के सभी PYQs मिल जाएंगे यूपी टेट के। और कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।